जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आ गया हूँ और आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स। ठीक है, क्लास 9th की एनसीईआरटी। ठीक है, और इसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, तो आपको एक बार बताना चाहूँगा मैं साइंस की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो साइंस की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि सीडीएस में साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन एंड 30 क्वेश्चन इज़ वेरी बिग डील। बिकॉज अगर आप 30 करेक्ट कर देते हो तो आप 20 ईजिली क्रॉस कर जाएंगे, और अगर आप 20 ईजिली क्रॉस कर रहे हो तो इसका मतलब आप जीएस की कट ऑफ सेक्शनल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ी मेहनत और करने की ज़रूरत है, और जिससे आप 40 का स्कोर आराम से पा सकते हैं। तो आपको एक और बार बताना चाहूँगा कि रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं CDS 1 2023 के लिए। जिन्होंने भी क्लियर कर लिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बट जिन्होंने नहीं है यू कैन डू इट टू, यू कैन डू इट टू। ओके, और वो आप कैसे करेंगे? अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप सिर्फ वही पढ़ते हैं तो आप इजीली CDS 2 2023 क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था फोर्स का। ठीक है, फोर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स कुछ नहीं होता, फोर्स इज बेसिकली या पुश और पुल। ठीक है, और ये पुश और पुल क्या करता है? मूव ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। ठीक है, बस इतना ही है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब ना दो चीज़ें आती है, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स और एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होती है? मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे। ठीक है, आपने इसमें इधर से भी फोर्स मारा और आपने इसमें इधर से भी फोर्स मारा। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएंगे? एक बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी। ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसी होती हैं? मान लीजिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट, आपने इधर से मारा और आपने इधर से भी फोर्स मारी। ठीक है, अब मान लो आपने इधर से ज़्यादा लगा दी मोर, और इधर से लेस है फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी होगी? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए, जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होती है ना, तो ऐसा कहते हैं कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ना, सिर्फ वही मूवमेंट क्या बोलते हैं पॉसिबल कर सकती है। क्योंकि आपको पता है अगर आपने इधर से ज़्यादा लगा दिया तो ऑब्वियसली इधर मूव करेगा, लेकिन आपने दोनों तरफ से बराबर लगाया तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा जनरल है टर्म में कि अनबैलेंस्ड फोर्स ही मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो क्रिएट करती है। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब पूरा सही नहीं है, क्योंकि जो अगर ऑब्जेक्ट को आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, हाउएवर it is quite incorrect, as object moves with the uniform velocity when the forces on the object are balanced and there is no net external force on it। ठीक है, इसमें से बचना है, बाकी it is of no use। ठीक है, अब आते हैं हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो हमारे न्यूटन भाई ने कितने लॉज दिए थे? 3 लॉ दिए थे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक लॉज हैं, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है यहाँ पर है, an object remains in a state of rest or a uniform motion in a straight line unless compelled to change their state by an applied force। फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल रखी हुई है। ठीक है, अगर आपने इसको कुछ भी नहीं करा तो फुटबॉल यहीं पर रहेगी, तो ये भी इसमें है, रेस्ट में रहेगी बस। लेकिन अगर आपने इसमें किक करी तब ये क्या चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिमेन्स रेस्ट में रहता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहता है जब तक हम उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ठीक है, छेड़े ना। इसका मतलब यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ना एक उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और ये लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने। तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बस इतना ही कवर करना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में से। ठीक है, तो ये हमारे गैलीलियो भाई साहब जी हैं। ठीक है, इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया निकाला। ठीक है, अब इनर्शिया मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, सॉरी, व्हाट इज़ इनर्शिया? सो इनर्शिया कुछ नहीं होता, इनर्शिया होता है बस जो बॉडी ना रेजिस्टेंस ऑफर करती है। जैसे मान लो एक बॉडी रेस्ट पे है, अब आप उसमें लात मार रहे हो तो वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी ताकि वो रेस्ट पे ही रहेगी, क्योंकि उसको मोशन पे नहीं आना। तो जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है ना उसको कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ही होता है। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रख लेना कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही इनर्शिया होगा। ठीक है, तो ऐसा इंडिया में एक बार क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट मास किसका होगा, तो उसमें था एक क्रिकेट बॉल। ठीक है, एक था क्रिकेट बॉल, एक ट्रेन थी, एक फैदर था, और एक और था, पता नहीं, मतलब बॉल टाइप की कुछ थी। ठीक है, आयरन बॉल थी।
तो बोलता कि सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा, तो ऑब्वियसली ट्रेन का होगा, क्योंकि ट्रेन का मास सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बस आपको इसमें बस यही पढ़ना था, बाकी आपको ये इतनी फालतू की चीज़ नहीं है, ठीक है। बस ये देखिए इनर्शिया की यहाँ पर वो होगी डेफिनेशन, उसको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। देखिए इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और द रेस्ट, ठीक है। बस अब आ जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ना कुछ चीज़ें होती है। सबसे पहले इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम। मोमेंटम यानी पी से हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं, ठीक है, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, और देखिए मास की यूनिट कितनी होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की SI यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक और चीज़, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बताई थी ना, तो जो अपना मोमेंटम है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और उसके बाद क्या होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, जिसकी पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, उसको क्या कहेंगे, हाँ करेक्ट, उसको कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है ना, वो कुछ नहीं कहता, कि वो कहता है कि जो वो होती है ना मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स अप्लाइड के, ठीक है। तो मान लो ये है डब्बा, आपने इसमें फोर्स अप्लाई करा, तो जो इसका मोमेंटम होगा ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली फोर्स के, कितनी आपने फोर्स लगाई है, ठीक है। और उसका मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ में आपने फोर्स लगाई है, तो मतलब उसका डायरेक्शन मोमेंटम का इस तरफ होगा, ठीक है। तो बस ये इतना ही है, तो इसका आपको यहाँ से करना है। देखिए द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब इसमें आती है एक वो फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा, फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप सोचेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला इधर से आया, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली कहता है कि मोमेंटम मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, ठीक है। अब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने 11th-12th में साइंस नहीं ली, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि बस dp/dt वो चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ को डेरिवेट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको बस आपको ये याद नहीं रखना, बस देखना है कि कैसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो लेट इट बी एनी कांस्टेंट दैट इज k, ठीक है। और dp/dt आप ऐसी रख दीजिए, ठीक है। अब p की वैल्यू क्या थी, मास इनटू वेलोसिटी, तो f यहाँ से क्या हो जाएगा, k d mv/dt, ठीक है। अब याद रखना जो कांस्टेंट चीज़ होती है, जैसे मास तो कांस्टेंट है ना किसी चीज़ का, तो वो कभी भी d के साथ नहीं रह अंदर नहीं रह सकता, इसलिए वो सीधा बाहर जाता है, तो ठीक है km, और ये बच जाएगा dv/dt। अब मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको हम ऐसे लिखते हैं dv/dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f इजिकल्स टू के था m था, dv/dt को आप a लिख देंगे, तो f इजिकल्स टू m इंटू ए, मार्क्स इंटू एक्सेलरेशन यहीं से आता है, और इस k को बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसको हम मतलब वो ही कर देते हैं, नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो बस इसमें यही था, ठीक है। बाकी अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या है, ये तो फार्मूला आपने पढ़ाया नहीं, तो ये वही है m इंटू ए, ठीक है। मैंने आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन याद करने के लिए दी थी ना, जैसे कि दी थी s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऐसी एक और दी थी v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या जाएगी, v माइनस यू बाई टी, तो वो यहाँ आपने पुट कर दिया v माइनस यू बाई टी, ठीक है। और ये होता है फोर्स की वो क्या होती है, क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट kg मीटर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, ठीक है। और एक रिलेशन याद रख लेना, 1 न्यूटन इजिकल्स टू 10⁵ डाइन dy/ne, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो वैसे 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन आता है, और ये NDA और CDS दोनों में आ रखा है, ठीक है, डायरेक्ट। तो बस आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे उसमें भी होता है, ठीक है। जब आपने देखा ना क्रिकेटर बॉल को पीछे लेकर आता है, ठीक है, और जब कैच करता है, ठीक है, तो हाथ ऐसे पीछे लेकर क्यों आता है, ताकि फोर्स कम लगे, ठीक है। तो जितना फोर्स कम लगेगा उतना उसको कम दर्द होगा, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप इसको ट्राई करिएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो मेरा चैनल है टेलीग्राम का जर्नी टू IIM है, ठीक है। उसमें भी 24 सब्सक्राइबर हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्कशन ग्रुप में ऐड होकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ना ये आपको करने ट्राई, ठीक है, इसको रहने देना। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहले दो हो गए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे इजी सबने देखा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। बट ये हमारे क्रश के टाइम पे काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं आता, ठीक है। बाकी सब आता है। मान लो आप, अब आप कहेंगे कैसे, तो मान लो आपने एक दीवार में तेज़ की मुक्का मारा, तो अब आपको जितना ज़्यादा दर्द हुआ है ना,
उतनी ज़्यादा तेज़ आपने उस दीवार को मारा है, ठीक है? तो वह इक्वल एंड अपोज़िट डायरेक्शन। इसके सीधा वो पूछते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है? तो सबसे पहले रिकॉलिंग ऑफ गन, जब आप अगर आप में से कोई एनसीसी में होगा, तो जब आपको मतलब वेपन ट्रेनिंग देते हैं, तो वेपन ड्रिल में क्या सिखाते हैं? वेपन ड्रिल में सिखाते हैं कि जो वेपन का ये होता है ना बट, इसको आपने कहाँ रखना है? इसको आपने अपने कंधे से सपोर्ट देना है, ठीक है? क्यों देना है? क्योंकि जैसे आप इसको फायर करेंगे ना, तो बुलेट जितनी तेज़ी से आगे जाएगी, वो उतनी तेज़ी से गन को पीछे फेंकेगी, ठीक है? और अगर गन आपने ऊपर रखी, मतलब कंधे में सपोर्ट देके नहीं रखी, तो गन पीछे चली जाएगी, ठीक है? इसलिए कंधे में सपोर्ट देके गन वहीं पे खड़ी रहती है, ठीक है? तो सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, वो क्या है? रिकॉइलिंग ऑफ गन। और जो सेकंड है, वो सेलर का है, वो है इस वाले पेज में, ठीक है? ये सेलर ने जैसे इधर से इधर मारा, तो उसको कुछ लात मारी ना, तो जितना तेज़ वो जिस फोर्स से आगे गया, उतनी फोर्स से उसने पीछे सेलर ने लात मारी, ठीक है? अब लास्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ नहीं होता, जैसे मान लो ये दो बॉल हैं, ठीक है? अब ये कोलिजन के बाद ना सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो मोमेंटम दोनों का हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इसमें मतलब कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें बस एप्लीकेशन आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो एप्लीकेशन है, सबसे पहला है वो क्या बोलते हैं कि हाँ, द केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है? रॉकेट जब उड़ता है ना ऐसे करके, तो नीचे से ऐसे करके आग देता है, जो नासा वासा वाले या इसरो वाले बनाते हैं। तो वो एक तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, और दूसरा रिकॉलिंग ऑफ गन, वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ही है, ठीक है? बस ये दो आता है, बाकी कुछ नहीं आता। बाकी ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, ये भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है? तो ये देखिए, ये फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन हमारा हो चुका है, ठीक है? तो आप इसको इसके नोट्स बना लेना। अगर उसके बाद वैसे भी मैं फिजिक्स के पूरे नोट्स कंपाइल करके भेजूंगा एक दिन अपने टेलीग्राम चैनल में, ठीक है? तो जितना मैंने पढ़ाया आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना, और फॉर श्योर आप मानिए, ट्रस्ट करिए, आप आराम से CDS 2 2023 क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।